कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो अभी तक जो है क्लास 9 में आप लोगों ने देखा होगा कि लीनियर इक्वेशंस में किस टाइप से दो वेरिएबल्स के जो पेयर्स होते हैं, जो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बता देता हूँ। 2x + 3y = 15 और एक दूसरा इक्वेशन पर लिखते हैं 3x + 5y = 18। ये जो है टू पेयर्स दे रखे हैं ऑफ द टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल क्यों स्टूडेंट? बिकॉज एक वेरिएबल अपने पास x है, दूसरा वेरिएबल अपने पास y है, और दोनों ही वेरिएबल्स के जो मल्टीपल्स में होते हैं उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उनको बोलते हैं कोएफिशिएंट। यानी कि यहाँ पे 2, 3, यहाँ का 3 और ये 5 सारे के सारे क्या होते हैं? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट बिकॉज ये किसी न किसी वेरिएबल्स के मल्टीपल्स में होते हैं। कौन से हैं? 3 और 2 और 5। जबकि x और y यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? दे और आर वेरिएबल। वेरिएबल इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट बिकॉज पूरी की पूरी जो इक्वेशंस हैं वो x और y के ऊपर डिपेंड करेगी कि भाई इसका आंसर एकदम सटीक है कि नहीं है, और आपको दोनों ही पेयर्स को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो अलग अलग जो है वो मेथड्स थे क्लास 9 में आपने देखे होंगे कि किस टाइप से दोनों ही इक्वेशन को आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का अप्लाई करके सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली जा सकती थी। और जैसे दूसरे वाले मेथड जैसे कि जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, ठीक है, और मतलब एलिमिनेशन मेथड था, और जो है ग्राफिकली मेथड्स थे। तो अभी जो है आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल वाला टॉपिक तो पढ़ाएंगे, साथ में मतलब इनइक्वालिटीज में इस टाइप के क्वेश्चंस क्या जो है किस तरह से होंगे वो देखेंगे। तो इतना तो आपको मालूम ही है लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। जबकि थोड़ा सा एडवांस में आपको इनइक्वालिटी का पोर्शन होता है, व्हाट इज द इनइक्वालिटी, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक 2x is the more than 250 ये लिखा गया। इसका मतलब क्या है? इसमें बोलने का मतलब है x की चाहे कोई भी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू ऑलवेज भी ऐसी वैल्यू आएगी यहाँ पर that must be more than 250। कोई भी ऐसी वैल्यू जो x की 2 से मल्टीप्लाई करने पर 15 से छोटी होगी तो वो इस वाले इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। तो हमेशा x की वैल्यू कौन सी लेंगे? जैसे सपोज करें x की जगह पर मैं ये 2 रख देता हूँ तो ये इस वाली लीनियर प्रॉब्लम को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। यू कैन चेक 2 × 2 = 4 and 4 is not equal to 15। ये कैंसिल हो जाता है। तो आपको पता है स्टूडेंट x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखेंगे जो हमेशा 15 से बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि यदि आप यहाँ पर 7 रख लेते x की जगह पर क्या रखा आपने तो भी ये कम हो जाएगा बिकॉज 7 to the 14 तो भी कम है। तो आपको रखना पड़ेगा 8। क्यों? बिकॉज द लीस्ट वैल्यू जो 8 है जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट वैल्यू विल बी मोर देन 250। तो लीस्ट वैल्यू जो x की क्या होगी तब जाके दैट इक्वेशन मस्ट बी द मोर देन 50। तो आपको x की जगह पर 8 रखना पड़ेगा। इसके टाइप के 4 टाइप के जो है इनइक्वालिटीज के साइन आपको याद रखने हैं। इनइक्वालिटी का ये साइन, इनइक्वालिटी का ये साइन, इनइक्वालिटी के ये साइन के साथ में इक्वल का, और ये इनइक्वालिटी के साइन का जो है इक्वल और लेस देन का साइन। जैसे कि ये वाला जो साइंस है यदि दिस वैल्यू इज मोर देन टू दिस वैल्यू, ध्यान रखिए जिस साइड में इसका जो है ओपन पोर्शन होता है ये शो करता है कि दैट वैल्यू इज मोर देन टू दैट वैल्यू, तो उसको ये साइन अपन यूज करेंगे मोर देन। ठीक, ये वाला जो है वो लेस देन का यूज करेंगे। ये वाला मोर इक्वल एंड मोर देन, और ये वाला जो साइन लेंगे स्टूडेंट लेस देन एंड इक्वल, यानी कि यहां पर कोई भी वैल्यू है वो इसके लेस देन या इक्वल के बराबर है। इसके रिलेटेड आगे थोड़ा एडवांस में और मैं बताऊंगा, तब जाके आपको इनइक्वालिटी का कांसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब अभी तक जो क्लास 10 जो है क्लास 9 में आपने जो देखे होंगे कि किस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है,
जिसमें 2 वेरिएबल वाले दो वेरिएबल x और y होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के से पहले आपको एक मैं टेबल बता देता हूँ, जिनको आपको क्वेश्चंस को देखकर ही ये चीज मालूम हो जाएगी कि इसको जब ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो x और y के जो रिलेशंस हैं वो किस टाइप से निकलेंगे। दे विल बी अ कोइंसाइड नेचर, दे विल बी द इंटरसेक्टिंग नेचर, दे विल बी टू द जो है पैरेलल टू ईच अदर। वो डिपेंड करेगा किस टाइप। तो क्वेश्चन को देखकर आपको पता लगाना है कि ये किस टाइप्स का जो है सॉल्यूशंस होगा। देखते हैं फर्स्ट वाला। एक मैं आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म्स लिख के बता देता हूँ। आप कोई भी एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म्स कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि ax plus by इज इक्वल टू c, और दूसरे वाली वैल्यू इसको लिख देते हैं स्टूडेंट a1 b1 एंड c1। दूसरा लिख लेते हैं a2x plus b2y r equal to c2। ये दोनों के दोनों इक्वेशंस हैं। जैसे आपको कोई भी एक इक्वेशंस दे रखी है, लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल के ये दोनों। अब इसको देखते ही आपको ये पता लगाना है कि दोनों के इक्वेशन जो है वो किस टाइप के इक्वेशंस हैं। इसमें जो भी सॉल्यूशन निकलेंगे वो सॉल्यूशन को जब आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे तो आंसर किस टाइप का कैलकुलेट होकर आएगा। वो देखते हैं कि यदि आप कोफिशिएंट को कंपैरिजन करेंगे, आपको मैं इसका सारे के सारे सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे क्या होता है। जैसे कि यदि आप कंपैरिजन करेंगे a1 अपॉन a2 आर नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन a2 आर नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यानी कि जब भी ऐसे कोई भी जो है 2 वेरिएबल्स के 2 पेयर जिनके कोफिशिएंट जो है वो का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, यू नो दैट a1 अपॉन a2 आर नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कोई भी ऐसे इक्वेशन सपोज करते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं 2x plus 5y is equal to 18। सेकंड इक्वेशन है इसमें 3x plus 6y is equal to 9। ठीक, तो आपको कंपैरिजन कैसे करना है। कंपैरिजन करने से पहले आपको ये पता लगाना है दिस इज द वैल्यू a1 b1 या c1। c1 की वैल्यू को उस साइड में भेजिए स्टूडेंट, यानी कि क्या होगा 2x plus 5y minus का 18 is equal to 0। और इस इक्वेशन को 3x plus 6y r equals to minus का 9r equals to 0। अब इस दोनों ही इक्वेशंस के जो भी x और y के जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे, उसके लिए आपको उसके कोफिशिएंट को चेक करना है। 2/3 5/6 -18/-9 दे वैल्यू आर नॉट इक्वल्स टू, जब इक्वल्स टू नहीं होंगे तो उनके सॉल्यूशंस किस टाइप से होंगे वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, दिस इज द a1, दिस इज द b1, दिस इज द c1, वापस अगेन a2, ये हो गया b2, ये हो गया c2। अब रेशियो कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, क्या होगा 2/3 r p नॉट इक्वल्स टू 5/6 r नॉट इक्वल्स टू -18/-9 माइनस से माइनस का 9 का 18, यानी कि वी कैन से 2/1। दे ऑल आर नॉट इक्वल्स टू, इट मींस दैट जब आप इसके जो सॉल्यूशन निकालेंगे और दोनों को जब ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, ग्राफिकली मेथड आपको 9th क्लास में बताया हुआ है कि किस टाइप से ग्राफिकली दोनों ही इक्वेशंस के सबसे पहले 3 जो है वो पेयर्स पढ़ाएंगे और उनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो किस टाइप का सॉल्यूशन आया था। जैसे कि कभी कभार ग्राफ पेपर पर आप थोड़ा रिवाइज करवाओ मैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे तो अपन कह सकते हैं कि दोनों ही लाइनें एक दूसरे से कैसे थी, अब जो है वो पैरेलल नेचर की थी। यदि दोनों ही लाइनें एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट कर दे तो अपन क्या कहेंगे कि उसके जो सॉल्यूशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे। और थर्ड वाला जो रिलेशनशिप देगा था कोइंसाइड नेचर का, लाइंस के ऊपर लाइंस जा रही होती है, तो ये तीनों ही टाइप, इन तीनों ही सॉल्यूशंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को देखकर ही आपको पता लगाना है कि भाई इसका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, यानी कि दोनों ही पेयर्स के जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो ग्राफ पेपर पर वो जो है
ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के जो है दोनों ही लाइनें जो बनेगी वो पैरेलल पैरेलल बनेगी या दोनों ही लाइनें एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करेगी, वो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि x और y की वैल्यू क्या होगी। ये तो इस वाला जो सॉल्यूशंस में जब भी a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये कंस्ट्रक्टिव नेचर्स का होगा, यानी कि इतना आपको समझने के बाद में रिजल्ट क्या आता है वो रिजल्ट आपको याद रखना है। मेन चीज स्टूडेंट रिजल्ट ये पूछा जाएगा, केवल सिंपल इक्वेशंस देगा 1 या 2 नंबर का और उसके बेस पर आपको ये पूछा जाएगा कि which type of solution you have to find in both of these equations, इन दोनों इक्वेशंस में कैसा सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो रिजल्ट देखते हैं, आपको दिखा है कि इनका जो कोएफिशिएंट का जो रेशियो है they all are not equal to each other, तो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, कंस्ट्रक्टिव नेचर का होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं both lines will be intersect to each other। ये लाइन आपको आ रही है, जब भी दोनों ही पेयर्स की जो दोनों ही लाइनें बनेगी वो एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, कंस्ट्रक्ट करती है। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है स्टूडेंट, सेकंड नंबर पॉइंट ये है कि आप देखिए जब जहां पर भी पॉइंट पर ये टच करेगा, यानी कि मैं दूसरी दोनों स्थिति एक बार साफ करके आपको क्लियरली इसको बता देता हूँ कैसे क्या होगा। आपने इक्वेशंस को देखी और इक्वेशन देखने के बाद में उसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लिखा, a1 प्लस b1 और प्लस जो c1 की वैल्यू उस साइड है तो उस साइड दे दिया और फिर कंपैरिजन करके देखा कि कोई भी वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं आ रही, तो नहीं आ रही है इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन होगा, कंस्ट्रक्टिव नेचर का होगा, एक दूसरे को लाइनें कट करेगी, कट करती है, ये y x ये y और यहाँ पर ये x और ये x। इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है स्टूडेंट, यदि ध्यान से देखेंगे अभी के अभी सारे के सारे रिजल्ट आपको याद रह जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्या क्या मैंने बताया था, फर्स्ट लाइन है बोथ लाइंस विल बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि सपोज करिए एक लाइन फर्स्ट वाली जो भी इक्वेशन होगी, जैसे सपोज करिए ये इक्वेशन है, इसकी कोई भी मैं केवल और केवल ऐसे ही जो है बता रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे कि ये लाइन यहाँ पर खींच जो है इस वाली जो है लाइंस की ग्राफ मैंने नोट कर दिया है, ठीक है। दूसरी वाली जो लाइंस है ये लाइन जैसे स्टूडेंट आ गई है अपने इस टाइप में, जैसे कि यहाँ पर टच ये, तो आप देखिए दोनों ही लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग नेचर, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। ये दोनों ही लाइनें किसी न किसी एक पॉइंट पर टच हुई है, तो टच हुई है उस पॉइंट पर अपन स्टूडेंट x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पर कोई ना कोई y की, दिस इज द y लाइन, तो y की वैल्यू होगी और ये x की वैल्यू होगी, x की अपन पहले लिखते हैं और y की बाद में। यानी अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का लाइन ये है स्टूडेंट, यहाँ पर जहाँ पर दोनों लाइनें कंस्ट्रक्ट कर रही है उसके एक अपन मतलब एक थोड़ा सा भी इंच ऊपर जाएंगे तो भी x की प्रॉपर वैल्यू नहीं निकलेगी और y की वैल्यू भी प्रॉपर नहीं निकलेगी। प्रॉपर का मतलब है यूनिक वैल्यू निकलनी चाहिए, और x की वैल्यू और y की वैल्यू थोड़ा सा नीचे भी लेंगे तो भी ये कंस्ट्रक्ट नहीं करेगी, बिकॉज़ कंस्ट्रक्शन का पॉइंट केवल एक ही पॉइंट है। इसीलिए सॉल्यूशंस में लिखा जाता है कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट वाला पॉइंट का क्या है, इंटरसेक्टिंग नेचर की है, सेकंड वाला है सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। बिकॉज आपको पता है कि जहां पर जो है लाइन एक दूसरे को टच करती है उसका जो पॉइंट का थोड़ा सा भी ऊपर वैल्यू लेंगे तो भी वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, और पॉइंट के थोड़ा सा नीचे भी लेंगे तो भी x और y की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है x की एक परफेक्ट वैल्यू और y की भी एक जो है वो परफेक्ट वैल्यू। ये चीज सपोज करें x की जैसे कि कुछ भी आ गया तो y की जैसे कि सपोज करें 3 आ गया, है ना, थोड़ा सा भी यदि आपने ऊपर लिया तो जहां पे वो कंस्ट्रक्ट किया है वो कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर लिया तो आपको तो सॉल्यूशन वो लेने जहां पर दोनों ही लाइनें एक दूसरे को
कंस्ट्रक्ट कर रही है। और थर्ड नंबर जो है रिजल्ट में देखने को मिलता है कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं स्टूडेंट? कंसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि लाइनें कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच कर रही है कि नहीं कर रही। कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि लाइनें एक दूसरे को टच कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो आप देख सकते हैं चाहे भले ही केवल एक सिंगल पॉइंट पर टच कर रही, बाकी कर तो रही। तो जहां पर लाइनें एक भी पॉइंट पर टच कर रही है तो उसका सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? दिस इज द कंसिस्टेंट नेचर ऑफ सॉल्यूशन। कंसिस्टेंस क्लियर हो गया इसमें? तो क्या क्या सॉल्यूशन देंगे कि जब भी कोई भी दो पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको दे रखी होती है और बोले कि दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस है, किस टाइप के सॉल्यूशन, तो क्वेश्चंस को देखकर सबसे पहले कोएफिशिएंट को आप कंपैरिजन करें। कंपैरिजन कैसे? a1/a2 b1/b2 c1/c2। कंपैरिजन करने मात्र से आपको मालूम पड़ जाएगा सॉल्यूशन कैसा है। यदि आपको लगे तीनों के तीनों इक्वल नहीं आ रहे तो रिजल्ट में आपको ये चीजें मेंशन करनी है। यानी फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बोथ लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सॉल्यूशन कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि a perfect solutions value of the x and perfect value of y। आप इंच भी थोड़ा सा ऊपर लेंगे that will be the not a unique solution, इंच भी थोड़ा सा नीचे लेंगे तो भी आंसर परफेक्ट नहीं है। थर्ड नंबर जो है वो कंसिस्टेंस है। कहीं कंसिस्टेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स लाइंस कहीं ना कहीं चाहे इंफिनिटी पर ऊपर इंफिनिटी पर नीचे कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच कर रही है कि नहीं कर रही। तो सॉल्यूशन से आप देख सकते हैं जो है एक दूसरे को टच कर रही है तो ये नेचर हो गया कंसिस्टेंस। तो ये जो सॉल्यूशंस है ये कब होगा? when both lines are intersecting to each other, when both lines are intersect to each other। जब दोनों ये लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इस टाइप वाला आंसर जो है निकल कर आता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो है पैरेलल लाइन ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा। क्योंकि क्वेश्चंस वहां पे जब आपको पूछे जाता है सीधा ये आपको इतना नहीं कि पूरा का पूरा सॉल्व करे, आप बैठने लगे कि जो है एक बार ग्राफिकली मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगा के एक बार सॉल्व कर लेते। यदि आंसर परफेक्ट आ रहेगा तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग है। यदि परफेक्ट नहीं आ रहा है तो क्या करना? इतना नहीं करना है, केवल आपको कंपैरिजन बेसिस पर ये पता लगाना है इस टाइप का सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग है या फिर जो है वो कोइंसाइड्स लाइंस वाला है या पैरेलल सॉल्यूशन, वो अभी अपन देखेंगे। तो जो सेकंड वाला जो मेथड्स है जब दोनों ही लाइनें एक दूसरे के जो है वो पैरेलल होती है तो उस टाइप वाला सॉल्यूशंस कैसे होता है थोड़ा सा एक बार बता देते हैं कि जो पैरेलल सॉल्यूशंस कैसे होगा। जैसे आपने ये ग्राफ पेपर पर वैल्यू y डैश और इधर जो है वैल्यू x और x डैश, ठीक। अब दोनों ही लाइन से इस टाइप से निकल के जा रही है कि पहली लाइन जैसे कि ये गई, सेकंड लाइन जो है वो ऐसे गई, तो ये दोनों सॉल्यूशंस जो है एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। तो पैरेलल सॉल्यूशंस जब होंगे उसके क्या सॉल्यूशंस निकलेंगे वो आपको देखते ही सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले उसकी मैं स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में सारा बता देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन लेकर के अपन देखते हैं कि भाई हाँ ये पैरेलल के नेचर का क्वेश्चन देखते हैं। पैरेलल नेचर से सबसे पहले तो आप ऐसे लिखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2r इक्वल टू 0। तो ये दोनों के दोनों जो है टू वेरिएबल्स के दो पेयर्स हैं। अब इनको कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करेंगे तो आपको सॉल्यूशन चाहिए एक दूसरे के पैरेलल होना। तो पैरेलल सॉल्यूशन कब होगा स्टूडेंट, पैरेलल सॉल्यूशन कब होगा, a1 upon a2 are equals to b1 upon b2 are not equals to c1 upon c। जब आपके सॉल्यूशंस a1 upon a2 are equals to b1 upon b2 are not equals to c1 upon c, इस टाइप का रिलेशनशिप कहीं पे भी दिखे तो वो लाइनें दोनों ही कैसे होगी एक दूसरे के पैरेलल इन नेचर, पैरेलल टाइप का नेचर रहेगा। उसमें देखते हैं एक क्वेश्चन
अच्छा, पहले इसके एक बार मैं रिजल्ट बता देता हूँ आपको। तो यदि लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा वो देखो। पहले जो है रिजल्ट का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस टाइप का सॉल्यूशंस निकलेगा। सॉल्यूशंस निकलेगा इंटरसेक्टिंग तो नहीं करेंगे, तो बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे को लाइंस क्या करेगी, पैरेलल 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 जाएगी। सेकंड वाला पॉइंट, एक्स की कोई यूनिक वैल्यू निकलेगी, वाई की भी कोई भी यूनिक वैल्यू निकलेगी, निकल ही नहीं पाएगी स्टूडेंट। देखिए कहीं पर भी कोई भी वैल्यू निकल रही है एक्स की, निकल ही नहीं पा रही। यानी कि वैल्यू तो तब निकलेगी स्टूडेंट जब लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, टच करती है। अब टच ही नहीं कर रही है तो जो है रिजल्ट क्या निकल सकता है। तो आंसर लिखेंगे आप नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। यानी कि x की वैल्यू भी आप फाइंड नहीं कर सकते, y की वैल्यू भी फाइंड नहीं कर सकते। और थर्ड वाला जो पॉइंट है, थर्ड वाला जो पॉइंट ये कहता है कि नो सॉल्यूशंस है, लेकिन किस टाइप का, कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस। उसके लिए मैंने आपको ये बताया, जब लाइन एक दूसरे को टच करती है तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंस होता है, और जब लाइन एक दूसरे को टच नहीं करती है तो लाइनें एक दूसरे को, तो दैट द सॉल्यूशन विल बी द इनकंसिस्टेंस। तो आप खुद ही देख सकते हैं लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही तो सॉल्यूशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट नेचर, इनकंसिस्टेंस इन नेचर। ठीक, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा जो है टू पेयर्स की इक्वेशंस दे रखी हैं और पूछे कि भाई इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, तो आपको पहले देखना है a1/a2 are equals to a1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 इक्वल नहीं है, तो जो रिजल्ट है वो बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल। ये तो पॉइंट से समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा सॉल्यूशन किस टाइप का है, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फाइंड ही नहीं कर सकते बीच में, बिकॉज सॉल्यूशन तो स्टूडेंट वहां पर निकलेंगे जैसे आपने पीछे वाला जो देखा था, जब कंसिस्टेंट नेचर का थे, एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करती थी लाइनें, तो वहां पे जो है बोथ लाइंस दोनों ने एक दूसरे को टच किया तब x और y की वैल्यू निकली। यहाँ पे सॉल्यूशन निकल नहीं पाएंगे बिकॉज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। थर्ड है इनकंसिस्टेंट नेचर का। इनकंसिस्टेंट नेचर से मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल जा रही है, कहीं पर भी ना तो ऊपर की और ना नीचे की और एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करेंगे, टच ही नहीं करेंगे, दैट विल बी द इनकंसिस्टेंसी। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको और क्लियर कर देता हूं ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है वो इनकंसिस्टेंट है। बहुत इजी है स्टूडेंट, देखते हैं 2x plus 5y is equal to minus का 18, 6x plus 15y minus का 54, इसको कर लेते हैं ये प्लस 3। अब देखिए स्टूडेंट 2x 2/6 5/15 माइनस का 18/54। सबसे पहले तो इसको प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखेंगे इसका प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म, 2x plus 5y plus का 18 r equals to 0। सेकंड वाला जो बनेगा, सेकंड वाला बनता है 6x plus 15y minus का 54 r equals to 0। अब कंपैरिजन करिए, दैट इज a1 b1 c1 a2 b2 और ये c। ठीक, कंपैरिजन करते हैं a1/a2 और इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होना चाहिए, तब जाके कैसा सॉल्यूशन होगा, पैरेलल नेचर। तो आप देख सकते हैं 2/6 a1/a2 जो इक्वल में आ रहा है 5/50। स्टूडेंट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक तरह ये आगे आपको मालूम पड़ जाएगा। और जो है 18/54 18 माइनस का 54, इसको थोड़ा कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 1/3 r equals to 5 1 जा 5 5 जा 1/3। बट यहाँ पर 18 बजा 18 18 3 जा 54 1/3, लेकिन ये किसका स्टूडेंट माइनस, तो माइनस की वैल्यू दो थोड़ी ना इक्वल होगी, यानी कि कह सकते हैं a1/b2 r equals to b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इतना समझने से आपको क्लियर हो गया होगा कि
किस टाइप का सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये इंकंसिस्टेंसी होगा, लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाएगी, ना तो x की वैल्यू पता लगा सकते हैं ना y की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो थर्ड वाला है किस टाइप वाला सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन से। ठीक, उसके बाद जो है वो थर्ड वाला अपन देखेंगे कोइंसाइडिंग नेचर सॉल्यूशन।